स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी संकल्प पे। आज वाले वीडियो पे हम लोग जो देखने वाले हैं वो है आपका वैदिक युग से गुप्त काल तक। हम लोग कर रहे हैं सीजी का हम लोग जो कर रहे हैं वो है आपका सीजी का हिस्ट्री, वो भी मेंस लेवल का। तो इस पूरे सीरीज को कंप्लीट जरूर करिएगा। इसके बाद आपको मेंस के लिए अलग से कुछ पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। उससे पहले हम लोग कुछ कमेंट ले लेते हैं जो आपने पूछे हुए हैं। सबसे पहला चीज, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि बुक क्या फॉलो करें। देखिए, आपका बहुत सारा स्टडी मटेरियल जो है वो आता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, प्री के लेवल के कंटेंट बना के रखे हुए हैं, मेंस के लेवल को टच नहीं करते। और मेंस के लेवल के जो कंटेंट टच करते हैं वो है आपके राम कुमार बिहार जी की बुक। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, राम कुमार बिहार जी की बुक ये 2014 की पब्लिकेशन है और छत्तीसगढ़ हिस्ट्री के लिए ही लिखी गई है। बुक काफी अच्छी है, हिंदी ग्रंथ एकेडमी की बुक है। इसका एक खामी जो है वो है कि इस बुक को नॉवेल टाइप से लिखा हुआ है। तो अगर आप बुक को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, तभी उस बुक को मत लीजिएगा, नहीं तो मत लीजिएगा। हमारे इस वीडियो लेक्चर को फॉलो करिए, नोट्स बनाइए, बना सकते हैं तो आपका छत्तीसगढ़ हिस्ट्री जो है काफी हद तक यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। एक है समग्र छत्तीसगढ़ की बुक, वहां से आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो उपकार पब्लिकेशन की बुक को फॉलो करते हैं। ठीक है, आपने पढ़ लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नए लोग हैं, मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि उपकार की बुक मत लीजिएगा। कारण बता रहा हूँ। कारण ये है, आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि उपकार पब्लिकेशन की बुक में ताम्रयुग की जानकारी नहीं मिलती है, लिखा हुआ है, जबकि हिंदी ग्रंथ एकेडमी में लिखा हुआ है कि ताम्रयुग की जानकारी मिलती है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, मेंस में तो आपने पढ़ा है नहीं मिलती, और प्री में क्वेश्चन आ गया तो इस जगह पे आप फंस जाएंगे। तो ऐसे चीजों से बचने के लिए आपको ऑथेंटिक सोर्स ही फॉलो करना पड़ेगा, जो कि हिंदी ग्रंथ एकेडमी की राम कुमार बिहार जी की बुक और दूसरा है समग्र छत्तीसगढ़। ये दो बुक ऐसी है जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है। उसके अलावा ठाकुर प्यारेलाल गुप्त की प्राचीन छत्तीसगढ़ भी है, लेकिन वो आप नहीं पढ़ पाएंगे। मतलब बहुत डेडिकेशन चाहिए उसको पढ़ने के लिए, और बहुत ज्यादा ही नॉलेज दिया हुआ है। आपको यहाँ पे नॉलेज कलेक्ट नहीं करना है, आपको इतना इन्फॉर्मेशन चाहिए जिससे आपका मेंस का पेपर बहुत अच्छा चल जाए। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो के लेक्चर के माध्यम से आपको वो सारी नॉलेज प्रोवाइड कर सकूँ। तो चलिए आज वाले जो लेक्चर हमारा शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करेंगे तो जो यूट्यूब है हमारे वीडियो के रिकमेंडेशन आपको देता रहेगा। साथ में एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि आप सिलेबस लीजिए और सिलेबस लेके ही बैठिए। ठीक है, सिलेबस टिक करते चलिए। हम लोग दूसरे टॉपिक पे है जिसमें वैदिक युग से गुप्त काल तक लिखा हुआ है। हमने पाषाण वाला टाइम पूरा कर लिया है। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग को देखना है सबसे पहले रामायण काल। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो ऑफलाइन बैच है, अगर आप अंबिकापुर पे रहते हैं और आप ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो हमारा ऑफलाइन बैच शुरू हो चुका है, प्री और मेंस दोनों के लिए। उसका जो सारा इन्फॉर्मेशन है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप उसे वहां से जाके चेक कर सकते हैं। तो रामायण काल के बारे में हम लोग को देखना है। देखिए, रामायण काल अभी के डेट पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। आपको पता है अयोध्या में राम मंदिर वाला है, अयोध्या है और यहाँ राम मंदिर तो बन रहा है, इसके बारे में तो आपको पता ही। ठीक है, अयोध्या का राम मंदिर हो गया। इसके अलावा और क्या, अयोध्या के राम मंदिर की वजह से यहाँ पे हेमनाथ यदु जी की बुक आती है। एक हेमनाथ यदु जी की बुक आती है। इन्होंने लिखा था राम वन पथ गमन, राम वन पथ गमन, और इसी के आधार पे 51 स्थलों को चिन्हांकित किया गया है जिसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जो रामायण कालीन स्थल माने जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो इस वजह से रामायण काल का महत्व बढ़ जाता है और इससे मेंस में क्वेश्चन आ सकते हैं। प्री में तो क्वेश्चन आते ही हैं। देख लेते हैं कि पहले कि इसका थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि रामायण काल पे इस पे क्या क्या मिले हैं, क्या क्या था। देखिए, रामायण काल पे छत्तीसगढ़ का जो नाम था वो था कोसल, और इसकी जो बोली थी वो थी कोसली। ये क्वेश्चन आया आपका सीजीपीएससी प्री पे, छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन बोली कौन सी थी, तो कोसली। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन बोली है। ये आपके प्री वाले फैक्ट है। दूसरा, मेंस में आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का नाम कोसल क्यों पड़ा। सबसे पहला चीज तो ये आ जाता है कि छत्तीसगढ़ का नाम कोसल पड़ा क्यों। तो इसके में दो मत दिए हुए हैं। सबसे पहला चीज है कोसल पढ़ने का कारण जो दिखता है आपको। कोसल पढ़ने का जो सबसे पहला कारण है यहाँ पे कोसा। कोसल देखिए किससे बना है, कोसा से। तो कोसा प्रचंड मात्रा में पाया जाता था, इस वजह से इसका नाम जो है वो कोसल पड़ा।
दूसरा बोला जाता है कि कौशल नाम का बहुत ही पावरफुल राजा यहाँ पे हुआ करता था, जो इस क्षेत्र पे राज करता था, इस वजह से इस क्षेत्र का नाम जो है कौशल पड़ा। तो ये दो मत है, दो मत में से कौशल का नाम, छत्तीसगढ़ का नाम कौशल क्यों पड़ा, ये निकल के आता है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रामायण काल पे हमको क्या पता चलता है। कौशल के बाद कोई और बहुत इंपॉर्टेंट राजा आए होंगे। बाद में जो राजा आए हैं वो है आपके भानुवंत। ठीक है, राजा भानुवंत आए बाद में। ये जो राजा भानुवंत थे, इन्हीं की पुत्री थी कौशल्या, जिसे कौशल्या माता कहा जाता है। कहाँ की बात हो रही है, ये छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। इनका कोई पुत्र नहीं था, तो कौशल्या जी का जब विवाह हुआ राजा दशरथ से, तो इनको जो नीचे वाला स्थल है, मतलब दक्षिण कौशल है, पूरा तरीके से राजा दशरथ को दहेज स्वरूप मिल गया या भेंट स्वरूप मिल गया, आप इसे जैसा भी समझ लीजिए। बाद में इनके बेटे हुए श्री राम। अब जब श्री राम के जो दो बेटे हुए, एक थे लव और दूसरे थे कुश, तो क्या होता है कि जब दो बेटे हो जाते हैं तो थोड़ी सी प्रॉपर्टी की बंटवारा तो होता ही है, तो राज सिंहासन का बंटवारा होना ही था। तो बड़े बेटे को उत्तर कौशल दिया गया, जिसमें अयोध्या शामिल है, वहां पे लव ने शासन किया, और छोटे बेटे को दक्षिण कौशल दिया गया, ये वाला हिस्सा। ठीक है, उत्तर कौशल की राजधानी थी और दक्षिण कौशल की राजधानी थी। तो इस हिसाब से जो है छत्तीसगढ़ में रामायणकालीन प्रभाव हमको देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं रामायणकालीन स्थल। स्थल कौन कौन से हैं? आपने मेरा मैप वाला वीडियो जरूर देखा होगा। मैप वाला वीडियो देखा होगा तो आपको ये थोड़ा सा आसान पड़ेगा। ठीक है, देख लेते हैं, मैप बना लेते हैं और समझ लेते हैं कि रामायणकालीन स्थल कौन कौन से हैं। ये ऐसा एक छत्तीसगढ़ का मैप बना लीजिए। यहाँ पे सरगुजा, अच्छा यहाँ से आपके श्री राम ने एंट्री ली थी कोरिया जिले से। कोरिया जिले में वो कौन सा स्थान था जहाँ से श्री राम ने छत्तीसगढ़ में एंट्री ली थी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे है आपका सीतामढ़ी पहाड़ी, क्वेश्चन आया है सीतामढ़ी पहाड़ी। ठीक है, सीतामढ़ी पहाड़ी, ठीक है, ये क्वेश्चन आया तो सूरजपुर पे है ये। फिर सरगुजा पे बात करें तो सरगुजा में आपका स्थल है रामगढ़, आपको पता ही है। सीता बेंगरा है यहाँ का स्थल, सीता बेंगरा। इसके अलावा लक्ष्मण बेंगरा है यहाँ पे। फिर आपका किष्किंधा पर्वत। अब इस किष्किंधा पर्वत के बारे में वहाँ के लोगों को भी नहीं पता है, लेकिन बुक में इसका उल्लेख मिलता है कि किष्किंधा पर्वत जो है वो रामगढ़ पे है। लक्ष्मण जी हो गए, लक्ष्मण बेंगरा हो गया, सीता बेंगरा हो गया, तो ये स्थल है आपके रामगढ़ के। फिर जांजगीर चांपा में जाएंगे तो यहाँ पे शबरी के जूठे बेड़ यानी कि शिवरी नारायण जो है वो रामायण कालीन माना जाता है। खरोज जो है वो रामायण कालीन माना जाता है। महासमुद्र में जाएंगे तो तुरतुरिया, महासमुद्र बालोदा बाजार के पास में तुरतुरिया आश्रम है। तुरतुरिया आश्रम में माना जाता है कि यहाँ पे लव कुश का जन्म हुआ था। पंचवटी में जाएंगे तो यहाँ से सीता हरण का उल्लेख मिलता है। सीता हरण कहाँ से? कांकेर से। ठीक है, और उस समय ये जो बस्तर था इसे कहा जाता था दंडकारण्य। दंडकारण्य नाम देख लीजिए ना, एक दंडक नाम का राजा था, उसका था अरण्य, तो इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो बन जाएगा दंडकारण्य, दंडक और अरण्य, तो दंडकारण्य ऐसा हो जाता है। यहाँ पे रायगढ़ भी है, रायगढ़ में राम झरना। तो ये सारे स्थल जो है वो है आपके रामायणकालीन स्थल। अब मैं आपको मेंस में रामायणकालीन स्थल क्यों करा रहा हूँ, क्वेश्चन आपका यही बचता है। ये सारी चीजें तो हमने प्री में भी पढ़ी है, क्वेश्चन देखते हैं तब समझ में आएगा आपको। उससे पहले करंट इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, इससे क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है, मैंने आपको पहले ही बताया। राम वन पथगमन इनके ऊपर काफी ज्यादा करंट में चल ही रहा है। इस राम वन पथगमन मार्ग 51 स्थानों को चिन्हांकित किया गया है। पहले चरण में 8 स्थल है जिसको डेवलप किया जाएगा, सुंदरीकरण किया जाएगा और पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। सबसे पहले चंद्रखुरी रायपुर में कौशल्या माता मंदिर का निर्माण किया जाएगा। चंद्रखुरी यहीं पे कौशल्या माता का जन्मस्थली ऐसा बोला जाता है।
राम जी का छत्तीसगढ़ में प्रवेश कोरिया से हुआ था, लेकिन कोरिया में कौन से स्थल से हुआ था हमें कमेंट करके बताइएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है। और छत्तीसगढ़ में आखिरी स्थल सुकमा का रमाराम है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हम लोग को रामायण कालीन के बारे में पता चल गई। क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके देखेंगे हम लोग महाभारत के बाद। तो महाभारत काल के बारे में भी हम लोग कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले तो महाभारत काल में देखिए, एक तो आपको पता है कि महाभारत काल के अवशेष मिलते हैं, प्री में तो आपने ये देखा ही है। लेकिन पूरा क्षेत्र जो है वो किसके अधीन आता था? 5 पांडु थे ना, तो 5 पांडु में से कोई ना कोई तो था जिसके अधीन पे छत्तीसगढ़ आता रहा होगा। छत्तीसगढ़ का नाम हालांकि उस समय प्राग कौशल था और बस्तर का नाम कांतार या महाकांतार। तो पूरा क्षेत्र किसके अधीन आता था? पूरा क्षेत्र आता था आपका सहदेव के अधीन पे। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, आंसर लिखने में काम आएगा ये। आगे आते हैं रामायण का महाभारत कालीन हम लोग कुछ स्थल देख लेते हैं। स्थल में है आपका पहला सिरपुर, जिसे चित्रांगदपुर के नाम से जाना जाता था, महासमुंद में है ये। ठीक है, चेदी देश का राजा भब्रुवाहन की राजधानी थी ये चित्रांगद। ये आपके अर्जुन जो थे, अर्जुन की वाइफ थी चित्रांगद नहीं, चित्रांगदा अर्जुन की वाइफ थी। इन्हीं के नाम पे सिरपुर का नाम चित्रांगदपुर रखा गया था और उन्हीं के बेटे थे आपके ये भब्रुवाहन, वो यहाँ पे शासन करते थे। पहला तो आपको ये प्रमाण मिलता है। दूसरा है रतनपुर को मणिपुर कहा जाता था, जो कि बिलासपुर में है। यहाँ से ताम्रध्वज की जानकारी मिलती है, इसे ताम्रध्वज की राजधानी माना जाता था। तीसरा है आरंग कहाँ पे है आपका? रायपुर पे है और इसे भंडार कहा जाता था उस समय। और यहाँ पे मोरध्वज की जानकारी मिलती है। मोरध्वज और ताम्रध्वज का संबंध रतनपुर और आरंग से है, इस चीज को याद रखिएगा। फिर गुंजी दमाऊ दर्रा, जिसका नाम बोलते हैं हम लोग दमाऊ दर्रा, उस समय इसे दमाऊ दर्रा कहा जाता था। तो ये है आपका जांजगीर चांपा में, यहाँ पे ऋषभ देव का संबंध मिलता है। ऋषभ देव कौन है? ऋषभ देव आपके जैन के प्रथम प्रचारक यही है आपके ऋषभ देव। ठीक है, ये काफी ज्यादा पहले के हैं, इस वजह से इनका यहाँ संबंध मिल रहा है। खल्लारी वाटिका कहा जाता था, जो कि आपका महासमुंद में। यहाँ पे लाछागरा और भीम के पद्म चिन्ह मिलते हैं। लाछागरा समझ रहे हैं, वही जगह जहाँ कौरवों ने पांडवों को जला के मारने की कोशिश की थी। माना जाता है कि वो खल्लारी महासमुंद में था। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम लोग को मिल रही है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे बनेगा कि छत्तीसगढ़ में रामायण काल का ऐतिहासिक विवरण दीजिए, और वो बनेगा पूरा का पूरा 8 मार्क्स का। हमने जितने सारे इंफॉर्मेशन अभी देखे हैं, उन्हीं सारे इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके हम लोग को 8 मार्क्स का आंसर तैयार करना है। अब 8 मार्क्स के आंसर का मतलब क्या होता है कि अगर आपने मेंस की कॉपी तो देखी है, आरटीआई कॉपी मैंने काफी सारी डाली हुई है, तो पूरी ऊपर से लेके नीचे तक जितने पेजेस, एक पूरा पेज जो रहता है वो 8 मार्क्स के लायक का रहता है। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें आपको 4 लाइन लिखना है। 4 मार्क्स का आ रहा है तो उसमें 6 लाइन लिखना है, 8 लाइन लिखना है। वैसे ही फिर 8 मार्क्स का आ रहा है तो उसमें ये 4 मार्क्स वाले में आधा पेज लिखना रहता है, 8 मार्क्स वाले में पूरा फुल पेज लिखना रहता है। तो पहले वीडियो को पॉज करिएगा और एक बार ट्राई करके देखिए, रामायण काल का ऐतिहासिक विवरण क्या आप दे सकते हैं। होप आपने ट्राई किया होगा, लिखने की कोशिश की होगी। चलिए एक इसका मॉडल आंसर देखते हैं कि मॉडल आंसर कैसा हो सकता था। देखिए, रामायण काल के समय थोड़ा सा हिंदी पे वो करिएगा, क्योंकि टाइप करते समय थोड़ी गलती हो जाती है। कौशल लिखा गया कौशल। कौशल के 2 भाग थे, उत्तर कौशल तथा दक्षिण कौशल। उत्तर कौशल के शासक राजा दशरथ का विवाह दक्षिण कौशल के शासक भानुमंत की पुत्री कौशल्या से हुआ। भानुमंत का कोई पुत्र न होने के कारण यह क्षेत्र राजा दशरथ के राज्य का हिस्सा बना। स्थानीय जनश्रुतियों के अनुसार वनवास के समय संभवतः श्री राम ने अधिकांश समय छत्तीसगढ़ में व्यतीत किया था। इनमें से कुछ रामायणकालीन स्थल है। अब यहाँ पे आपने स्थल का नाम डालना शुरू किया। रामगढ़, सीता मैंगरा, शिवरी नारायण, राम झरना, पंचवटी, खरोद आदि। शबरी के झूठे बेर और श्री राम के प्रसंग को शिवरी नारायण के स्थल से जोड़कर देखा जाता है। जनमानता के अनुसार श्री राम द्वारा सीता का त्याग कर देने पर तुरतुरिया में स्थित वाल्मीकि आश्रम में उन्होंने शरण लिया। यहाँ पर लव और कुश का जन्म हुआ। श्री राम ने अपने अंतिम समय में उत्तर कौशल का राजपाट लव को, दक्षिण कौशल का राजपाट कुश को सौंपा। तो ये है आपका 8 मार्क्स का एक
अच्छा सा मॉडल आंसर। अब मैंने जो आपको मैप बनाना बताया है, मैप का यहाँ पे इस्तेमाल कहाँ होता है, इस वाले पोर्शन पे, इस वाले हिस्से पे आप एक छोटा सा मैप बनाते और पॉइंट आउट कर देते कि ये रामायण कालीन स्थल है, तो आपका जो आंसर रहता वो और ज्यादा निखर के आता। देखिए अब चेकर को चेक करना है, 8 में 8 मार्क्स तो यहाँ से देने से रहा, वो इतना अच्छा लिखा है उसके बावजूद यहाँ पे, लेकिन वो आपको 6 मार्क्स जरूर दे देगा। ठीक है, तो इस टाइप का आंसर आपको लिखना है। आते हैं, किस आधार पर यह कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में महाभारत काल के अवशेष मिले हैं। अब आपने अवशेष देखे कहां कहां से मिले हैं, किसके अधीन था, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो आपसे पूछा हुआ है वो पूछा है 4 मार्क्स का, तो आपके पास इतना ज्यादा जगह नहीं है यहाँ पे कि आप बड़ा सा इंट्रो डालें कि सहदेव के कंट्रोल में था, 5 पांडव थे, लड़ाई हुआ होगा, ये हुआ होगा, ऐसा नहीं कर सकते। 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ मतलब आपको रफली आधा पेज मिला हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का आधा पेज। अब आधा पेज में आपको बताना है कैसे अवशेष मिले, तो अवशेष मिलने के लिए क्या करिएगा कि सदैव के अधीन आता था, ये कर दीजिए पहला पॉइंट पे, इससे पता चल ये इंट्रो तैयार हो जाएगा। अवशेष मिले हैं, निम्न अवशेष मिले हैं, फिर चारों और 4 जगह का नाम डाल दीजिए, जिसको बोला जाता था वो डाल दीजिए, तो यहाँ पे आपका आंसर तैयार हो जाएगा। तो 4 मार्क्स का, तो यहाँ पे आपको 2.5 से 3 मार्क्स आसपास का मिल जाएगा। कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं लिख सकते, बस डू डायरेक्ट फैक्ट लिखेगा। ठीक है, कैसे, देखिए अनेक प्रमाण मिले हैं, आपको सबसे पहला तो यही दिख रहा है कि अनेक प्रमाण मिले हैं, अनेक प्रमाण मिले हैं। छत्तीसगढ़ का उल्लेख कौशल तथा प्राक कौशल के रूप में मिलता है। अर्जुन के पुत्र भब्रुवाहु की राजधानी थी, रतनपुर का नाम मणिपुर था। मोरध्वज व ताम्रध्वज का संबंध आरंग और रतनपुर से था। 4 मार्क्स का पूछा है, अगर आप इसको 4 पॉइंट पे लिख देते हैं, थोड़ा सा ऊपर इंट्रो दे देते हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस है भी कि आपको इसमें 4 पे 4 मार्क्स भी मिल जाए। ठीक है, किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या इसे पॉइंट पे लिखना सही रहेगा या पैराग्राफ पे लिखना सही रहेगा, तो ये डिपेंड करेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, 4 मार्क्स का पूछा है, मेरे पास 4 पॉइंट्स हैं, तो मैं चारों को पॉइंट्स में दिखा दूंगा तो हो जाएगा, मेरा 4 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। अब चेकर जब चेक करेगा तो वहां पे वो ये देखेगा कि हाँ इन्फॉर्मेशन कितना है, पॉइंट में इन्फॉर्मेशन जल्दी रीड करते बनता है, तो इससे ऐसे लिखिएगा। इसके बाद डायरेक्ट हम लोग महाजनपद काल में जंप करते हैं, क्योंकि महाजनपद काल में बहुत सारा चीज नहीं है पता करने के लिए, हमको सिर्फ इतना ही चीज पता है कि महाजनपद उस समय 16 महाजनपद हुआ करते थे। 16 महाजनपद में से छत्तीसगढ़ जो है वो चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था, और एक आपका चेदी महाजनपद के अंतर आता था। ठीक है, ये मेन इंफॉर्मेशन है हमारा। तो अब किस आधार पे, इसी से क्वेश्चन बनेगा, इससे ज्यादा तो कुछ है भी नहीं महाजनपद पे। आप किस आधार पर कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ महाजनपद का भाग था, ये लीजिए ये क्वेश्चन तैयार है आपका। अब इसका पॉज करिए और आप आंसर लिख के देखिए। चेदी महाजनपद के अंतर्गत तो आता था, लेकिन आपको पता कहां से चलता है, जहां से पता चलेगा वहीं से तो लिख पाएंगे। ठीक है, अगले स्लाइड पे देखते हैं, ये है आपका मॉडल आंसर। पहले आप आंसर को ट्राई जरूर कर लीजिएगा, उसके बाद आंसर लिखिएगा। देखिएगा, 6वीं शताब्दी में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ, जिसमें से कौशल और चेदी भी एक प्रमुख महाजनपद था। प्रमुख महाजनपद था, 2 बार लिखा गया है यहाँ पे ये, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ का क्षेत्र भी शामिल था। हेन स्वांग के यात्रा वृत्तांतों तथा बौद्ध धार्मिक ग्रंथ अवदान शतक, ये जो 2 चीजें दिख रही हैं, इनके अनुसार ये जानकारी मिलती है कि छत्तीसगढ़ चेदी महाजनपद का हिस्सा था। ठीक है, तो इससे ज्यादा तो आप लिख भी नहीं पाएंगे। कितना मार्क्स का आया हुआ था ये आएगा आपका, या तो 2 मार्क का आएगा तो डायरेक्ट यहीं लिखिएगा, 2 मार्क का आएगा तो यहां से लिखिएगा, सॉरी 2 मार्क्स का अगर आएगा तो आपको यहां से लिखना है। पे हेन स्वांग के यात्रा वृत्तांत तथा बौद्ध धार्मिक ग्रंथ अवदान शतक के अनुसार यह जानकारी मिलती है कि छत्तीसगढ़ चेदी महाजनपद का हिस्सा था। इतने में ही आपके लगभग 2.5 से 3 लाइन कंप्लीट हो जाएंगे और आपका 2 मार्क्स पूरा हो जाएगा। 4 मार्क्स का आएगा तो हल्का सा इंट्रो देना पड़ेगा, इस वजह से हमने इंट्रो दिया है। ठीक है, इस वाले आंसर को ऐसे लिखना है। आते हैं आगे, बौद्ध व जैन धर्म। यहाँ पे जो रहेगा आपको खुद से आंसर प्रैक्टिस करना है, मैंने कुछ मॉडल दिखा दिया है आपको। सबसे पहला, छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म के प्रभाव थे, हमको पता है प्रभाव तो थे। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, अब आपको बनाना है कि प्रभाव थे तो कैसे थे, कौन आया था, कौन नहीं आया था, जानकारी कहां से मिलती है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक,
ये है आपका इसका मॉडल आंसर, लेकिन पहले आप इसे जरूर ट्राई कर लीजिए अपने से, उसके बाद मॉडल आंसर को देखिएगा। मॉडल आंसर पे आते हैं। मॉडल आंसर पे बोला हुआ है आपका गौतम बुद्ध आए थे ना छत्तीसगढ़, आपको पता है ना, अवदान शतक से हमको पता चलता है, अवदान शतक से पता चलता है कि गौतम बुद्ध जो है छत्तीसगढ़ का दौरा किए थे। एक मिनट रुकेगा। यहाँ पे एक गलती हो गई है, ये अवदान शतक लिखा गया है, इसे करिएगा भगवती सूत्रम। भगवती सूत्रम से पता चलता है, ठीक है, भगवती सूत्रम से पता चलता है कि छत्तीसगढ़ 34वां जनपद का हिस्सा था। अवदान शतक से हमको पता चलता है कि गौतम बुद्ध जो है वो छत्तीसगढ़ आए थे, सही है, छत्तीसगढ़ आए थे, चलिए ठीक है। दूसरा, आनंद प्रभु आए थे, सिरपुर का दौरा किया था, सिरपुर में स्वास्तिक विहार और कुटी विहार का निर्माण कराया गया। नागार्जुन जी से सेकंड बुद्धा कहा जाता है, वो भी छत्तीसगढ़ आए थे। सातवाहन शासकों ने इनके लिए संगाराम का निर्माण कराया। और हेनस्वांग 639 AD में सिरपुर और मल्हार की यात्रा की। तो ये सारे आपके इंफॉर्मेशन है, इससे आपको 4 मार्क्स का आंसर तैयार करना है। मैं आपको वर्क देता हूँ, 4 मार्क्स का इस क्वेश्चन को तैयार करिए, छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म के प्रभाव, और 8 मार्क का भी इसी आंसर को तैयार करिए, छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म के प्रभाव, 8 मार्क्स का, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले अगर बताइएगा आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होगी तो अगली बार से मैं कोशिश करूंगा कि इंग्लिश में भी क्वेश्चन डाल दूं। समझने में तो हो उतना दिक्कत नहीं हो रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन में दिक्कत हो सकता है, तो बताइएगा हमें कमेंट करके। इसके बाद जो है एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, छत्तीसगढ़ में जैन धर्म का प्रभाव, तो ये भी आपको ट्राई करना है अपने से। जैन धर्म के बारे में आपको पता है ना, 3 जगह ही है जहां से जैन धर्म के बारे में पता चलता है, जिसमें से आपके सबसे पहले है ऋषभदेव, गुंजी, दमाऊ दर्रा, अभी हमने पहले ही देखा। उसके बाद आते हैं आपके पाशरवनाथ, नगपुरा दुर्ग से इनकी जानकारी मिलती है। तीसरे हैं आपके महावीर स्वामी, जिनकी जानकारी आपकी आरंग रायपुर से मिलती है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ इतना ही इन्फॉर्मेशन है, इससे आपको जानकारी तैयार करनी है, एक अच्छा आंसर तैयार करना है, ठीक है। कोशिश करिएगा कि 4 मार्क्स का है तो वो आधे पेज से ज्यादा ना जाए, 8 मार्क्स का है तो पूरे 1 पेज से ज्यादा ना जाए। आप कम लिखेंगे चलेगा, लिमिट कर सकते हैं, करिए उसे, लेकिन पेज के ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कल वाले जो क्लास रहेगा उसमें हम लोग इससे आगे देखेंगे। स्लाइड खत्म होती है यहाँ पे हमारी, कल वाली क्लास रहेगी, इससे हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे हम लोग का जो रामायण, महाभारत, जैन और बौद्ध खत्म हो गया। कल वाले में देखेंगे हम लोग अशोक। कल वाले में देखेंगे हम लोग अशोक के बारे में। अशोक के बाद फिर बाकी आगे चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए होंगे तो, पुराने होंगे तो चैनल पे जो ये वीडियो आया है इसे लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और आपके कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।